बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के दिन जो है हम औरंगज़ेब आलमगीर को डिटेल में पढ़ेंगे। आपको पता है हिस्ट्री की सीरीज़ हमने शुरू की हुई थी जिसमें हम हर एक जो है मुगलिया सल्तनत या दिल्ली सल्तनत वो सब जो है एम्पायर्स जो कि गुजर चुके हैं माजी में, उन सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं। और जो जो पीपीएससी के हवाले से ख़ास है, यहाँ से पीपीएससी पास पेपर में एमसीक्यूज़ उठा चुका है या मुस्तकबिल में जो आ सकते हैं उनको हम अच्छे से देखते हैं। तो अब देखें, पिछली वीडियो में मैंने आपको शाहजहाँ जो था, एम्पायर शाहजहाँ, उसके बारे में पढ़ाया था डिटेल में। आज जो है हम उसी शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब आलमगीर को पढ़ेंगे, डिटेल में अच्छे से करेंगे। और जो जो पीपीएससी से पेपर में आ चुका है, पास पेपर में आ चुके हैं एमसीक्यूज़, वो भी देखेंगे। और जो आगे मुस्तकबिल में चांसेस है कि आ सकते हैं उनको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखें, औरंगज़ेब आलमगीर, इसका शुरुआती जो है वो मतलब उसका टेन्योर देखें, वो 1658 से 1707 तक है, ठीक है। 1658 से 1707 तक औरंगज़ेब आलमगीर जो था ना, ये ग्रेट मुगल्स का ना आखिरी मुग़ल बादशाह था। आपको मैंने पीछे शुरुआत में जब मुगलिया सल्तनत मैंने करवाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि ग्रेट मुगल्स जो है मुगलिया सल्तनत दो हिस्सों में है डिवाइड हुई, एक है ग्रेट मुगल्स में और एक लेटर मुग़ल पीरियड में। तो ये जो औरंगज़ेब आलमगीर है ना, ये ग्रेट मुगल्स का जो बादशाह था ना, उसका आखिरी बादशाह है। इसके बाद मुगलिया दौर हुकूमत बरकरार रहता है, लेकिन इसके बाद जो है आलमगीर के बाद जितने भी बादशाह आएंगे वो सारे के सारे लेटर मुग़ल पीरियड में आएंगे, ठीक है। तो देखिए, औरंगज़ेब आलमगीर का जो पूरा नाम था वो था अबुल मुज़फ़्फ़र मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब, ठीक है। इसका जो असल नाम था ना वो था अबुल मुज़फ़्फ़र मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब। इसका जो लक़ब था आलमगीर, और आलमगीर का मतलब क्या है, दुनिया फतेह करने वाला, यानी आलम से मुराद दुनिया और गिर मतलब फ़तेह करने वाला, आलम फ़तेह करने वाला या दुनिया फ़तेह करने वाला। इसके वालिद जो थे उनका नाम देखे शाहजहाँ, और आपको मैंने पिछली वीडियो में करवाया है कि शाहजहाँ का असल नाम जो था खुरम था, शहज़ादा खुरम, ठीक है। और इसकी जो वालदा थी आलमगीर की, वो कौन थी, मुमताज़ महल अर्जुमंद बानो बेगम। और इन्हीं के नाम पे फिर शाहजहाँ ने क्या बनाया था, ताज महल बनाया था। ये सारा मैं पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ, आज मैं दोबारा से नहीं आपको करवाऊँगी। जो नए व्यूवर्स आए हैं वो पीछे वाला शाहजहाँ वाला वीडियो वो अच्छे से देख लेंगे तो उनको ये सारे के सारे जो है ना टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें, जो आलमगीर की जो तारीख़ पैदाइश है वो है 3 नवंबर 1618, दाहोर और गुजरात में ये पैदा होता है। वफ़ात इसकी है 1707 की, ठीक है। जानशी कौन होता है इसका आगे, मतलब औरंगज़ेब आलमगीर के बाद जो फिर अगला बादशाह होगा, यानी इसका जो बेटा है वो होगा बहादुर शाह अव्वल, जिसका असल नाम क्या था, शहज़ादा मुअज़्ज़म, ठीक है। तो बहादुर शाह का जो अव्वल का असल नाम था शहज़ादा मुअज़्ज़म। नेक्स्ट देखते हैं हम औरंगज़ेब की जो इब्तदाई जद्दोजहद थी। जब शाहजहाँ जो है 1657 में बीमार और कमज़ोर था तो उसके 4 बेटों के दरमियान तख्त के लिए जंग छिड़ गई थी। ये मैंने आपको पीछे करवाया है, शाहजहाँ की जो तख्त के लिए जंग हुई थी और कैसे कैसे किस किस ने लड़ी थी, कौन कैसे हारा, कैसे मारा गया, ये सारा मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज फिर से डिटेल में नहीं करवाऊँगी मैं, बस आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ा दूँगी। तो शाहजहाँ के 4 बेटे थे, उसमें पहला देखें दारा शिकवा सबसे बड़ा बेटा था, वली अहद भी थे, यही था। तो ये आगरा होता है इसके पास, दिल्ली का इलाका, और ये बाप के साथ था। आपको पता है शाहजहाँ तब आगरा में था। उसके बाद दूसरा बेटा देखें शाह शुजा, ये दूसरा बेटा था शाहजहाँ का, ये बंगाल का गवर्नर था। औरंगज़ेब शाहजहाँ का तीसरा बेटा था और ये दुक्कन और हैदराबाद का गवर्नर था। जबकि चौथा बेटा था शाहजहाँ का मुराद बख्श, ये सबसे छोटा बेटा था, गुजरात का गवर्नर। तो जो अब देखें, औरंगज़ेब आलमगीर ने तख्त की जो जंगें लड़ी थी ना वो कौन कौन सी थी। पहली थी जंग धुरमट, इसको इंग्लिश में भी धर्मट ही लिखते हैं, ठीक है। जंग धर्मट ये 1658 में हुई है, अजीन के करीब ये लड़ी गई थी। बेसिकली ये औरंगज़ेब और जो छोटा बेटा था ना मुराद बख्श, इसको औरंगज़ेब ने अपने साथ मिला लिया था, अपने छोटे भाई मुराद बख्श को तख्त का लालच देके। तो फिर मुराद बख्श जो था वो औरंगज़ेब के साथ मिल गया। इन दोनों ने मिलकर फिर जंग की थी मारवाड़ का जो राजा जसवंत सिंह था ना उसके खिलाफ। तो वो बेसिकली दारा शिकवा की हिमायत करने वाली ही फ़ौज थी, जिसका वो लीडर कौन था, मारवाड़ का राजा जसवंत सिंह था। इनडायरेक्टली जो औरंगज़ेब और मुराद किसके खिलाफ लड़े थे, दारा शिकवा के खिलाफ लड़े थे, ठीक है। अब देखें कि जो औरंगज़ेब और मुराद होते हैं ना ये जंग जीत जाते हैं, जबकि दारा शिकवा की जो हिमायत करने वाली फ़ौज होती है ना ये हार जाती है। नेक्स्ट देखें, अच्छा इसमें ना ये वाली जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने इनका टेन्योर टाइम पीरियड अगर याद रखना चाहें तो कर लें, लेकिन जंग धुरमट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये वाली है जंग सामूगढ़, ठीक है, सामूगढ़।
ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है पीपीएससी के हवाले से भी और वैसे भी। ये जो है ना 1658 में लड़ी गई है। ये देखे मैंने साथ लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पीपीएससी एमसीक्यूज उठा चुका है यहाँ से। ये आगरा के करीब लड़ी गई थी और औरंगज़ेब आलमगीर और दारा शिकवा के दरमियान लड़ी गई थी, मतलब दो भाइयों के दरमियान लड़ी गई थी। औरंगज़ेब जीत गया और दारा शिकवा हार गया ये जंग, ठीक है। और जो था दारा शिकवा यहाँ से भाग गया था। औरंगज़ेब ने आगरा फतेह कर लिया और अपने वाले शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया। अच्छा, जब मैंने पिछला आपको शाहजहां वाला टॉपिक करवाया ना, तो उसमें मैंने आपको करवाया कि फिर ना सामूगढ़ से 16 किलोमीटर की दूरी पर ना औरंगज़ेब आलमगीर ने दारा शिकवा को कत्ल कर दिया था 1658 में। तो वो मुझसे गलती हो गई है, वहाँ से ना दारा शिकवा भाग गया था। ये जंग हुई थी सामूगढ़ से 16 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो लेकिन फिर भी इसे सामूगढ़ की ही जंग कहा जाता है। तो 1658 में जो था ना कि दारा शिकवा वहाँ से भाग गया था, कत्ल नहीं हुआ था। वो मुझसे गलती हो गई है, वो पिछले नोट्स में ना आप ठीक कर लीजिएगा कि वो दारा शिकवा 1658 में भाग गया था, लेकिन फिर 1669 में 59 में, सॉरी 69 कह रही हूँ, 59 में फिर ये मारा गया था। वो भी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट देखिए जंग खिजवा। ये 1659 में होती है औरंगज़ेब आलमगीर के दरमियान, और इसका दूसरा भाई था शाह शुजा। तो औरंगज़ेब जीत जाता है, शाह शुजा जो है वो हार जाता है। अब ये देखें, ये इंपॉर्टेंट है जंगे देवराई। ये 1659 में लड़ी है, सेम उसी एरिया में, जब इसी टाइम पे जब जंगे खिजवा हुई है। तो औरंगज़ेब आलमगीर था और यहाँ पर फिर से दोबारा दारा शिकवा है। ये ऊपर सामूगढ़ के इलाके से जब ये हार गया था ना, तो यहाँ से वहाँ से ये भाग गया था। फिर 1 साल का वक्फा हुआ है, तो फिर दोबारा से औरंगज़ेब ने इसको पकड़ लिया, इसके साथ दोबारा से जंग की है। इस जंग में फिर ये था कि औरंगज़ेब आलमगीर जीत गया, दारा शिकवा फिर से हार गया। अब यहाँ पर फिर दारा शिकवा को ना पकड़ के कैद करते हैं और इत्तेदाद के जुर्म में इसको फांसी दे देते हैं, मतलब कत्ल कर देते हैं, इसका ख़त्म कर देते हैं। तो 1659 में दारा शिकवा की मौत हुई है, ये भी आप याद रखिएगा। वो पिछले वाले नोट्स में मैंने लिखना था कि वहाँ से वो भाग गया, फरार हो गया, और गलती से मैंने लिख दिया कि वो कत्ल हो गया। दारा शिकवा का कत्ल मतलब इसमें करवाया गया है 1659 में, ठीक है। उसको आप ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखें इसके दौरे हुकूमत की अहम जंगें। ये आलमगीर पहले तो था ना कि वो तख्त के लिए जंग लड़ रहा था, जितनी भी जंगें लड़ी हैं उसने बादशाह बनने के लिए लड़ी हैं। अब वो बादशाह बन गया है जब, ठीक है, बाप को उसने आगरा किले में कैद कर दिया, बाकी भाइयों को उसने मार दिया, इवन के मुराद को भी मार दिया था, जिसे शुरू में उसने अपने साथ रखा था ना, लालच दिया था तख्त का, उसको भी एंड पे फिर सारी जंगें लड़ने के बाद फिर उसको मरवा देता है, फांसी दिलवा देता है कैद करके, ठीक है। फिर ये बादशाह बन जाता है। और अब देखें इसके दौरे हुकूमत की अहम जंगें देखते हैं। पहली है बीजापुर का मुहासरा। ये 1685 से 1686 में के दौरान होता है। मकाम था बीजापुर। मुगलिया फ़ौज एक जानब थी, दूसरी जानब था सिकंदर आदिल शाह। ये आदिल सल्तनत का था, ठीक है। तो सिकंदर आदिल शाह जो था वो हार गया, मुगलिया फ़ौज जीत गई, और इस जंग के बाद फिर आदिल शाही जो ख़ानदान था ना, उसका पूरी तरह से खात्मा कर दिया था आलमगीर ने। नेक्स्ट देखें गोलकंदा का मुहासरा। ये 1687 में किया था। इस जानब भी मुगलिया फ़ौज थी और दूसरी जानब था अबू अल हसन कुतब शाह, ठीक है। तो मुगलिया फ़ौज जीत गई और अबू अल हसन कुतब शाह हार गया। इस जंग के बाद फिर कुतब शाही ख़ानदान का खात्मा कर दिया था। बेसिकली कुतब शाह जो ख़ानदान था शायद हारता ना जंग, मतलब मसला ये हो गया कि कुतब फ़ौज की तरफ से ना एक था आदमी सर अंदाज़ खां, तो उसने गद्दारी कर दी थी, उसने महल के दरवाजे खोल दिए थे। इस वजह से फिर मुगलिया फ़ौज अंदर जा चली गई और मुगलिया फ़ौज जीत गई और जो थे कुतब शाही ख़ानदान हार गया। ये वाली इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखें। शिवाजी के ख़िलाफ़ जंगें, ये जो ऊपर वाली है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने वैसे आपको करवा दी हैं। पता नहीं मुस्तकबिल में हो सकता है कि पीपीएससी पूछ ले, लेकिन अभी तक यहाँ से कोई एमसीक्यूज़ नहीं उठाया गया। तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो खैर है। ये वाली इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा कि शिवाजी के ख़िलाफ़ जितनी भी जंगें लड़ी हैं मुगलिया सल्तनत में औरंगज़ेब आलमगीर ने, तो वो देखते हैं कि 1659 से ये शुरू होती हैं और 1680 तक चलती हैं। ये दुक्कन का मकाम या इलाका था। मुगलिया फ़ौज जो है ना वो थी एक साइड पे और दूसरी तरफ था छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये जंग जो थी ना बहुत अरसा जारी रही है। और इसी जंग में जो शुरुआत में जो इनका शुरू वाला था ना, मतलब कैले लीडर था, वो 1600, देखे जंग शुरू हो गई थी 1659 में, लेकिन ये जारी रही है कई साल तक। तो फिर एंड पे शिवाजी जो था ना वो आगरा तक जब आ गया ना, तो फिर आगे मुगलिया सल्तनत के ख़िलाफ़ ये जंग लड़ रहा था, तो यहाँ से फिर ये हार जाता है। तो 1666 में शिवाजी तो था ना वो आगरा से फ़रार हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। पीपीएससी के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट देखें सिखों के खिलाफ जंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करनी है। ये 1675 में लड़ी गई है। बेसिकली ये जंग जो थी ना वो बहुत अरसा जारी रहती है, इवन इसके बाद में भी जारी रहती है, लेकिन 1675 की जंग ज़रूरी है। ये पंजाब का इलाका था। औरंगज़ेब एक साइड पर था, दूसरी जानब था सिख गुरु जो था ना वो तेज बहादुर गुरु था सिखों का, वो तेज बहादुर था। जो औरंगज़ेब जंग जीत गया और जो था तेज बहादुर हार गया। तो सिख जो था ना, सिख गुरु मतलब सिखों का जो गुरु था तेज बहादुर, उसको समटाइम पीपीएससी तेग बहादुर भी लिखती है क्वेश्चन जब पूछती है, तो वो पूछता है कि तेज बहादुर को कब फांसी दी गई। तो याद रखिएगा कि जब ये वाली जंग हुई ना 1675 की, तो उसके बाद फिर जब औरंगज़ेब ने इसको पकड़ लिया, कैद कर लिया, तो इसको 1675 में फांसी दी गई है। कहाँ दी गई? दिल्ली में। तो ये इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है, इसको अच्छे से करें। फिर इसके मरने के बाद जो इसका बेटा होता है ना गोबंद सिंह, सिखों का अगला गुरु वो बनता है गोबंद सिंह। वो फिर सिख मज़ाहमत को कायम रखता है, वो फिर बाद में अपने बाप के हिस्से की जंगें लड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं राजपूत जंग। राजपूत जंगें जो थी वो 1679 में शुरू होती है और 1707 तक जारी रहती हैं। राजस्थान का इलाका होता है, एक जानब होती है मुगलिया फ़ौज और एक जानब होती है मेवाड़ और मारवाड़ के राजपूत। ये बहुत महंगी जंग थी। इस जंग की वजह से ना कह लें कि आलमगीर की सारी जो है हुकूमत के ख़जाने खाली हो गए, बहुत महंगी जंग पड़ी इसको। ये औरंगज़ेब ने ना क्या किया था कि मारवाड़ की जो जानशीनी थी ना उसमें मुदाखलत की थी कि मारवाड़ का जो अगला है बादशाह वो कौन बनेगा। उनको ये चीज़ मसला हुआ, तो उन्होंने फिर मेवाड़ और मारवाड़ के जो राजपूत थे ना वो उन्होंने फ़ौज मतलब जंग करनी शुरू कर दी मुगलिया फ़ौज से। तो इस जंग के बाद ना मसला ये हुआ कि औरंगज़ेब का ख़जाना खाली हो गया, सबसे बड़ा मसला ये था। ठीक है, औरंगज़ेब के मारवाड़ के जानशीनी में मुदाखलत की और इसके अलावा जजिया जो टैक्स था ना अकबर ने ख़त्म किया था, वो भी जब उसने औरंगज़ेब आलमगीर ने जब नफाज कर दिया दोबारा से उसका, तो फिर मेन मसला ये यहाँ से शुरू हुआ और ये जंग शुरू हो गई। ये बड़ी लंबी जंग चली है। उसके बाद देखते हैं जी मजहबी पॉलिसियाँ और इंतज़ामिया। ऊपर जितनी इंपॉर्टेंट जंगें थी ना वो मैंने आपको करवा दी हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दो हैं, एक तो ये वाली सिखों वाली, ठीक है, और दूसरी शिवाजी वाली। बाकी जो तीन मैंने आपको करवाई हैं वो मैंने आपको आइडिया दे दिया है, हो सकता है मुस्तकबिल में कभी पीपीएससी पूछ ले, वैसे अभी तक नहीं पूछा, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बार बार बोल दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी पेपर में आ चुके हैं, पीपीएससी यहाँ से एमसीक्यूज उठा चुका है, तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मजहबी पॉलिसियाँ और इंतज़ामिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जजिया की बहाली। तो 1679 में जो है वो औरंगज़ेब ने दोबारा से गैर मुस्लिमों पर जजिया लगा दिया था। उससे पहले आप देखें कि 1564 में जो था अकबर ने जजिया ख़त्म कर दिया था गैर मुस्लिमों पर, के चले जाए आप जजिया ना दें। कब दिया था, ख़त्म किया था 1564 में अकबर ने ये जो जजिया वाली था ना ये ख़त्म कर दिया था गैर मुस्लिमों से कि आप जजिया ना दें। तो आप देखें तकरीबन 115 या तकरीबन 100 साल बाद दोबारा से जब ये औरंगज़ेब हुकूमत में आया तो दोबारा से गैर मुस्लिमों पर फिर जजिया लगा दिया गया। तो अगर पीपीएससी पूछता है कि जजिया कब ख़त्म किया, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए 1564 में किसने ख़त्म करवाया था, अकबर ने। और अगर जजिया की बहाली की बात वो पूछता है दोबारा से, तो वो 1679 में दोबारा से बहाल हुआ और किसने करवाया, औरंगज़ेब आलमगीर ने, ठीक है। नेक्स्ट देखें मनादर की तबाही, मतलब मंदिरों की। इसने जो था औरंगज़ेब ने कई जो थे वो मंदिर करवाए, जिसमें सबसे ज़्यादा नुमाया है वो है मिथौरा का किशुदेव मंदिर, ठीक है, मिथौरा का किशुदेव मंदिर और वाराणसी के मंदिर। सती पर पाबंदी लगाई। बेसिकली तो अकबर ने भी सती पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन कुछ इलाके थे जहाँ पर अभी भी ये रस्म की जाती थी, तो औरंगज़ेब ने इस पर सख्ती से पाबंदी लगवा दी। दूसरा, इसने इस्लामी कानून नाफज किया, इसने शरीयत के मुताबिक सख्ती के साथ हुकूमत की और फतवा आलमगीरी भी जारी किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी शादी और औलाद देखते हैं। पहली बीवी जो सबसे अहम बीवी है, वैसे तो आपको पता है ना जो उस टाइम के बादशाह थे तो उनकी कई बीवियां होती थी, सबसे अहम बीवी जो थी उसको हम देखते हैं जो पीपीएससी के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वो थी दिलरस बानो बेगम, ठीक है। वफ़ात के बाद फिर ये राबिया दरानी के नाम से मशहूर है, ये वैसे असल नाम क्या है, दिलरस बानो बेगम है, और ये जो थी फ़ारसी शहज़ादी थी फ़ारस की, ठीक है, इलाके की। और औरंगज़ेब के 5 बच्चे इससे पैदा हुए हैं, जिनमें से इसका जानशी भी शामिल था, यानी कि बहादुर शाह अव्वल, वो भी इसी की औलाद था, ठीक है। अहम औलाद देखते हैं आलमगीर की, तो वो देखें, पहली है ज़ैबुन्निसा, सबसे बड़ी बेटी थी, शायरा और आलमा भी थी। औरंगज़ेब ने इसे ना, इसका बागी भाई था, ये बेसिकली ज़ैबुन्निसा का एक भाई था जो अपने बवालत के ख़िलाफ़ यानी औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ ना बगावत करता है, तो ये उसका साथ देती है।
अपने उस भाई का साथ देने की बिना फिर क्या करता है औरंगज़ेब, इसको 20 साल कैद में रखता है और ये अपनी कैद में ही फिर वफ़ात होती है इसकी। अगला देखें मोहम्मद आज़म शाह, ये औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद कुछ महीनों के लिए मुख्तसर तौर पर मुग़ल शहंशाह रहा था, लेकिन ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चला सका। बाद में देखें मोहम्मद अकबर, ये वालिद के ख़िलाफ़ बगावत करता है और ईरान भाग जाता है। सुल्तान मोहम्मद मुअज़्ज़म, ये जानशी था, यही बाद में फिर शहंशाह बहादुर शाह अव्वल बनता है। ये मैंने आपको ऊपर भी करवाया ना, जब मैंने आपको लेक्चर शुरू करवाया तो आपको बता दिया था कि शहंशाह बहादुर शाह अव्वल का असल नाम क्या था, मोहम्मद मुअज़्ज़म। नेक्स्ट देखें मोहम्मद काम बख्श, ये जो था औरंगज़ेब का सबसे छोटा बेटा था, अपने भाई बहादुर शाह अव्वल के ख़िलाफ़ तख्त की जंग में ये मारा जाता है। नेक्स्ट देखें औरंगज़ेब के तामीराती काम जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें वो है बादशाही मस्जिद लाहौर, जो कि 1673 में बनाई है। तामीर के वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीपीएससी इसको पता नहीं कितनी बार रिपीट कर चुका है पास पेपर में। नेक्स्ट देखें बीबी का मकबरा, ये औरंगाबाद में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1660 से 1667 तक कंप्लीट हुआ है। ये इसने अपनी बीवी दिलरस बानो बेगम का मकबरा बनवाया था। बेसिकली इसे गरीब आदमी का ताजमहल भी कहा जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। पीपीएससी पूछ सकता है कि गरीब आदमी का ताजमहल जो है वो किसे कहा जाता है, बीबी का मकबरा, जो कि दिलरस बानो का बेसिकली मकबरा है और ये किसने बनवाया, औरंगज़ेब ने। ठीक है, ये एक्चुअल में ताजमहल से मिलता जुलता ही है। अगला देखें मोती मस्जिद दिल्ली, जो कि लाल किला के अंदर है 1659 से 1660 में, और ये सफ़ेद संगमरमर से बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बस आपने ये देखना है कि मोती मस्जिद दिल्ली कहाँ पर है, लाल किला के अंदर है और ये इसका टाइम पीरियड आपने याद रखना है कब बनी है। इसके बाद देखें जीनतुल मसाजिद, ये दिल्ली में है, मतलब तमाम मसाजिद की जीनत। ठीक है, और ये औरंगज़ेब की बेटी ज़ैबुन्निसा ने बनवाई थी। इसके बाद मोती मस्जिद जो लाहौर है, ये भी औरंगज़ेब ने बनवाई है। यहाँ पर उसके सारे तामीराती काम जो है वो ख़त्म होते हैं। जो मेन थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं पीपीएससी के हवाले से। अब देखते हैं वफ़ात और सल्तनत का ज़वाल। तो ये इसकी वफ़ात होती है मार्च 1707 में, अहमदनगर यानी महाराष्ट्र में इसकी डेथ होती है 88 साल की उम्र में। लेकिन इसको दफन कहाँ किया जाता है, इसे खलदाबाद यानी दौलताबाद के करीब दक्कन में इसको दफन किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी पूछ सकता है। मेन वो पूछेगा कि इसकी वफ़ात कब हुई है, तो याद रखिएगा 1707 में, और इसे दफन कहाँ किया गया है, दक्कन में, खलदाबाद में, दौलताबाद के करीब। ठीक है, फिर जब इसकी मौत होती है तो मुग़ल सल्तनत जो है ना तेज़ी से ज़वाल पजीर होती है। इसके बाद जितने भी हुकूमत में आते हैं ना बादशाह वगैरह, वो सारे के सारे नकम्मे होते हैं। तो समझ लें कि यहाँ पर आके ना मुसलमानों का रूज जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर आगे जितनी भी हुकूमत आती है वो ज़वाल पजीरी होती है। उस टाइम तक अंग्रेज़ भी मतलब आपको पता है हिंदुस्तान में आ चुके होते हैं, तो उनके पाँव ज़्यादा तेज़ी से जमने शुरू हो जाते हैं हिंदुस्तान में। तो मेन जो टॉपिक था सारा, जो इम्पोर्टेंट थे टॉपिक्स और जितना इम्पोर्टेंट डाटा था पीपीएससी के हवाले से, वो मैंने सारा आपको इस टॉपिक में करवा दिया है, वो भी डिटेल में। तो आप लोग क्या करें कि अपने खुद के नोट्स बनाएं अच्छे से। जो चीज़ आपको समझ नहीं है या वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आप कुछ और भी अपनी तरफ से आइडियाज़ देना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको कहीं से लगे कि मैंने कहीं से कोई गलत डाटा लिखा है या सही नहीं लिखा, तो आप तो वो बता दीजिए, मैं आपको नोट्स में वो भी बेहतर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अब इंशाल्लाह कल हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे जिसमें हम बहादुर शाह अव्वल को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें और अपने खुद के नोट्स बना के अच्छे से तैयारी करें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।